गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने नेक्स्ट लेक्चर जो लगाते हैं वो लगाते हैं अपने प्लांट पैथोलॉजी का। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे पी पैथ 121 121। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या पढ़ लिया था कि अब प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अपने बेसिक कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऐसी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं, डेफिनेशंस जो अपने बाद में काम में आती है। ठीक है, मतलब उनका पता होना अपने लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई अपने बड़े टॉपिक की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी टर्म्स होती है जो अपने समझ में नहीं आती है। इस वजह से अपने को बार बार उस चीज़ को देखना पड़ता है। तो अपने पहले से इस चीज़ को कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, हर चीज़ का कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट तुम्हारे इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं तो उसमें भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा फंडा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या देखो, डिजीज़ पे अपन बात कर रहे थे। ठीक है, डिजीज़ पे अपन ने सिम्टम्स और साइन, ठीक है, सिम्टम और साइन दोनों चीज़ है इसके अंदर। तो ठीक है, अब अपने इसके बारे में पढ़ रहे थे कि सिम्टम्स में एग्जांपल सिम्टम्स किस प्रकार के होते हैं और साइन के अंदर अपन ने एग्जांपल पढ़ लिए थे डिजीज़ के। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, साइन के अंदर मैंने बताया कि रस्ट, स्मट, बंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिजीज़ वाले कोर्सेज हैं, डिजीज़ वाले कोर्सेज हैं। तो उसके अंदर अपने ये सारी डिजीज़ पढ़नी पड़ेगी, डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप, डिजीज़ ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो ये सारी चीज़ें अपने बाद में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इस चीज़ में अपने को ध्यान रखना होता है कि ये चीज़ें क्या कहलाती है, साइन कहलाती है। ठीक है, एक डिजीज़ कहलाती है, एक डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, एक डिजीज़ होती है, एक डिसऑर्डर होता है। इसमें भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिजीज़ क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर का बताया था कि एबायोटिक कोजेज की वजह से जो नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज होती है, ठीक है, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है उसको क्या बोल देते हैं अपने, डिसऑर्डर। जो बायोटिक होती है उसको डिजीज बोल देते हैं। ठीक है, सिंपली डिजीज बोल देते हैं, या फिर नॉन इन्फेक्शियस, या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें मिलके जो उसमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उसमें उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर कमियां हो जाती है, पौधे के अंदर क्या हो जाता है, उसमें कमियां हो जाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपने, डिसऑर्डर। अब अपने सिम्टम्स हो गया, साइन हो गया। अब इसके अंदर एक जैसे टर्म के अंदर अपने इसमें आती है वो पैथोलॉजी है। तो पैथोलॉजी के अंदर पैथोजन भी पता होना चाहिए, पैथोलॉजी के अंदर पैथोजन भी पता होना चाहिए। पैथोजन के साथ साथ में अपने को पैरासाइट भी पता होना चाहिए। ठीक है, पैरासाइट भी पता होना चाहिए। ठीक है, पैरासाइट अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंड करता है। तो दूसरे पे कौन करता है, जो भोजन और आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोल देते हैं, पैरासाइट। ठीक है, इसमें बहुत सारे पैरासाइट की अपने कैटेगरी पढ़ ली थी, माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में भी पढ़ा था अपन ने कि ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, ये इसका ग्रुप होता है। ठीक है, क्लासिफाइड होते हैं ये अपने अपने उसके नेचर के आधार पे। अब इसमें क्या है, इसमें पैथोजन होते हैं। देखो, पैरासाइट हो गया तो वो पैथोजन क्या करता है कि उससे न्यूट्रिशन लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। और पैरासाइट भी क्या करता है, न्यूट्रिशन, जब पौधे को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और पौधे से न्यूट्रिशन जब कोई दूसरा जीव ले लेता है तो पौधे में उसकी कमियां हो जाती है। तो कमियों की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, पैथोजन क्या होता है, एन एंटिटी दैट कॉजेज डिजीज। सीधा सा है कि रोग, जो रोग करेगा, रोग उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं, रोग कारक। ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले को क्या बोल देते हैं, रोग कारक। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और होती है इसके अंदर, पैथोजन आ गया तो पैथोजन के साथ में एक टर्म और आती है पैथोजेनिसिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, पैथोजेनिसिटी का मतलब इसमें देखो, ये कैपेसिटी जो होता है ना, उसी हिसाब से पैथोजेनिसिटी होता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता। पैथोजन की क्षमता, किसकी क्षमता, कि उसमें रोग उत्पन्न करने की कितनी क्षमता होती है। तो रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोल देते हैं, पैथोजेनिसिटी। ठीक है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता, इसको क्या बोल देते हैं अपने, पैथोजेनिसिटी। अब उसके बाद में एक टर्म आती है वायरुलेंस। उसके बाद में क्या आती है, वायरुलेंस। ठीक है, वायरुलेंस में क्या है, वायरुलेंस मतलब वायरुलेंट और ए वायरुलेंट। ठीक है, वायरुलेंट और ए वायरुलेंट। एक वायरुलेंट का मतलब ऐसा कि वायरुलेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर तीव्रता, वायरुलेंट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर तीव्रता।
रोग उत्पन्न करने की क्षमता तो सभी पैथोजन के अंदर होती है, ठीक है, उनकी सबकी पैथोजेनिसिटी होती है, लेकिन किस लेवल तक वो रोग उत्पन्न कर सकते हैं कि एक इतना होता है कि एक नॉर्मल फीवर होता है, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, एक ऐसा फीवर होता है कि जिसको होने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अब देखो उसके अंदर क्या वायरुलेंस, वो जो रोग उत्पन्न करने का कारक होता है उसका वायरुलेंस क्या है, ज़्यादा है, दूसरे का कम है। तो वायरुलेंस क्या हो गया, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। सिंपल सी टर्म है, इनको एग्जाम में पूछ लेते हैं तो ये याद रखनी है आपने, ठीक है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, एक लाइन की टर्म है, ये 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाते हैं। वायरुलेंस क्या हो गया, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। एग्जांपल देके इसको बता दिया कि वायरुलेंस क्या होता है, ठीक है। ए वायरुलेंट एक होता है, इसमें देखो वायरुलेंस, और वायरुलेंस में कैसे इसको इसको एक टर्म और भी लेते हैं कि अपने कोई भी पैथोजन को अपने वायरुलेंट और ए वायरुलेंट बोलते हैं। वायरुलेंट मतलब जो रोग उत्पन्न करता है, और ए वायरुलेंट वो होता है जो रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो 2 टाइप के कोई भी फैक्टर होते हैं ये किसके, कोई भी पैथोजन के। जैसे मान लो आज के टाइम में अपने वायरस की बात करते हैं, जैसे कोविड होता है, ठीक है, वायरुलेंट स्ट्रेन हो सकता है उसका और ए वायरुलेंट स्ट्रेन भी हो सकता है, ठीक है। कोविड के अंदर क्या होता है, वायरुलेंट स्ट्रेन भी हो सकता है और ए वायरुलेंट स्ट्रेन भी हो सकता है, यानी कि ऐसा स्ट्रेन जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन वो डिजीज नहीं करेगा, वायरुलेंट ऐसा, या फिर वो ए वायरुलेंट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ए वायरुलेंट हो जाता है वो, ठीक है, ए वायरुलेंट हो गया, या फिर एक जिससे हो गया वायरुलेंट। सीधा सा होता है कि कोई भी सेल होती है ना प्लांट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई जीन होता है, उसके अंदर कोई ना कोई जीन होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के अंदर कोई ना कोई जीन होगा, और उस जीन को रीडिंग करने का सिस्टम होता है सेल के अंदर कि उस जीन को रीड करने का उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो बाहर की कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्ट जो होता है वो जब सेल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है, ये सेल का सीधा सा फंक्शन होता है कि खुद की चीज़ों को इतना संभाल के रखती है कि बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देगी। जब बाहर की चीज़ इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो इसके अंदर जो डीएनए या फिर इसके अंदर कोई भी जीन जो होगा उसको ये जीन क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको ये जीन क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। आइडेंटिफाई करके क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर या फिर सेल के अंदर कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस होंगे जिस वजह से क्या होगा, वो जो बाहर का जीन होगा वो सेल के अंदर आते ही खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से अपने क्या बोल देते हैं, तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडी। इसको क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडी या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंक्शन होता है कोई भी एंटीबॉडी या रेजिस्टेंस का। आगे तो बहुत सारे इसमें कैसे कैसे काम करती है वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर इसमें एंटीबॉडी का या रेजिस्टेंस का सीधा सा फंक्शन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये जीन सेल के अंदर घुसने के बाद में अपने जो सेल का जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस या जीन होता है, उसके द्वारा नहीं पहचाना जाए और वो डिजीज पैदा कर दे, तो उसको क्या बोल देते हैं, वायरुलेंट फैक्टर। उसको क्या बोल देते हैं, वायरुलेंट फैक्टर या फिर वायरुलेंट पैथोजन, ठीक है। अगर सेल के द्वारा इस जीन को पहचान लिया जाता है तो ये अपनी सेल के लिए क्या हो गया, ए वायरुलेंट, ये तो हो गया वायरुलेंट, और ये वो क्या हो जाएगा, ए वायरुलेंट, ठीक है। अगर पहचान ले और डिजीज उत्पन्न नहीं कर सके तो उसको क्या बोल देंगे अपने, ए वायरुलेंट। तो ये वायरुलेंस से रिलेटेड था तो इसलिए थोड़ा इसका बता दिया। कई बार एग्जाम इसमें क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछते, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर वायरुलेंट और ए वायरुलेंट पैथोजन का नाम आ जाता है, तो वो फिर समझ में नहीं आता कि वायरुलेंट का मतलब क्या होता है। तो ये कॉमन सी चीज़ है इसके अंदर। अब इसके बाद में अपने कुछ चीज़ें हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं अपने, कि डिजीज डेवलपमेंट या फिर एक प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है। अब इम्पोर्टेंस कोई सब्जेक्ट की या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ें होती है, तो ऑब्जेक्टिव्स में अगर बात करें उद्देश्य, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था कि अपने जब प्लांट पैथोलॉजी का सबसे पहले जब इसमें विकास होना या फिर जिसको बोलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था, तो कैसे हुआ था, ठीक है। तो उसका कारण था कुछ, देखो एक लेट ब्लाइट डिजीज हुई थी, ठीक है। लेट ब्लाइट हिस्ट्री है अपने, तो उसमें थोड़ा सा मैं एक साथ उनको लिख के
और तुम लोगों को उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक क्लास के अंदर पूरा उसको असेंबल करके तुम लोगों को बता दूंगा कि हिस्ट्री में क्या क्या याद करना है। हिस्ट्री बहुत लंबी होती है, कुछ भी पूछ सकते हैं उसके अंदर, तो अपने इंपॉर्टेंट 10-15 साइंटिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट आएंगे तो वहाँ भी अपने डिस्कस करेंगे। पर हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स बताता हूँ मैं कि ऐसे कुछ इवेंट्स हुए थे जिस वजह से प्लांट पैथोलॉजी की इम्पोर्टेंस बनी थी या फिर जिसके कारण इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर एक ऐसी महामारी हुई थी जैसे कि अब अपने ह्यूमन बींग्स में चलती है। ठीक है, पेंडेमिक टाइप की जैसे डिजीज होती है, तो ये बीमारी हुई थी कोई क्षेत्र विशेष के अंदर। तो उस वजह से क्या हुआ था कि वहाँ पे, जैसे ये कहाँ हुआ था, आयरलैंड के अंदर। ठीक है, आयरलैंड के अंदर ये अकाल पड़ा था। ठीक है, आयरलैंड में इसको आयरिश फेमाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आयरिश फेमाइन। ठीक है, आयरिश फेमाइन मतलब महामारी हो गई वहाँ की, तो आयरलैंड का अकाल बोलते हैं इसको, आयरलैंड का अकाल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था देखो, 1845 के अंदर आयरलैंड के अंदर पोटैटो की जो क्रॉप थी, जैसे अपने यहाँ पे व्हीट की क्रॉप होती है उस प्रकार से था, यानी कि उनका स्टेपल फूड था। वहाँ पे उनको क्या भोजन के लिए जो उनका जो मेन सोर्स था खाने का, आजीविका का जो मेन सोर्स था वो था पोटैटो। ठीक है, और उसके अंदर क्या हो गया था, एक बार ऐसे बीमारी हो गई थी। ठीक है, तो बीमारी होने की वजह से क्या हुआ, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो तो बेचारा ल्यूवेनहोक था, तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बना दिया, तो उस वजह से इन चीज़ों को देखना संभव हो गया। नहीं तो इन चीज़ों को क्या पता चलता है कि पौधा खड़ा है और धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, तो कहाँ पता चलता है कि उसमें क्या माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उसके अंदर क्या था, कोई फंगस थी, उस फंगस ने क्या किया था, उस पूरे पोटैटो के फील्ड को ख़त्म कर दिया था। मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पे, आयरलैंड एक पूरा टापू है जो द्वीप है यूरोपियन कंट्री का, तो उसमें क्या है कि वो पूरा का पूरा जो टापू है वो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब ख़त्म क्या, उसमें फसल थी जो ख़त्म हो गई। तो उस वजह से क्या था, लोग वहाँ से माइग्रेट होने लग गए, लोग भूखमरी से मरने लग गए। तो उस टाइम में क्या हुआ, तो उस टाइम भी कोई साइंटिस्ट थे जो पढ़े लिखे थे, उस टाइम में इन चीज़ों पे ध्यान रखते थे। ठीक है, तो वो लोग क्या, उसमें से क्या था कि डी बेरी, एंटोन डी बेरी, इसने क्या किया था, इस चीज़ को पहचान लिया। एंटोन डी बेरी ने क्या किया, इस चीज़ को पहचान लिया। उसने क्या बताया, इसको लोगों में ऐसे हो गया कि हाँ, जो पोटैटो के अंदर कोई भगवान का कोई श्राप हो सकता है, तो वो यूरोपियन जो लोग थे वो इन चीज़ों में भी विश्वास मानते हैं, करते हैं कि भूत जो प्रेत का और इसमें भगवान का, तो उसका भी फैक्टर लगा लिया। लेकिन जो साइंटिस्ट था एंटोन डी बेरी, उसने क्या किया था, उस चीज़ को, उससे पहले 2-4 साइंटिस्ट और थे, उन्होंने उसका थोड़ा बहुत ऐसे पहचानने में थोड़ी कुछ ऐसे हेल्प हो गई, एक प्रकार से हिंट मिल गया उसको। तो उसमें भी उनका रोल था कि हाँ, इसमें कोई माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो सकती है, कोई फंगल हो सकता है, तो वो सबकी अलग अलग धारणा थी। पर एंटोन डी बेरी ने फाइनली क्या किया था, उस फंगस को पहचाना था। उसने क्या किया, उस फंगस को पहचाना था कि एक फंगस है जो सॉइल के अंदर रहती है और उसकी वजह से वो क्या करती है, आलू को खाती है। वो क्या करती है, आलू को खाती है, वो उसका पूरा न्यूट्रिशन खींच लेती है और उसको सड़ा देती है। तो उसके बाद में क्या, एंटोन डी बेरी क्या है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हो गया। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हो गया, और इसने क्या किया, इस डिजीज को कंट्रोल करना भी सिखा दिया। इसने क्या किया, इसको कंट्रोल करना भी सिखा दिया कि ये फंगल है। तो उस वजह से इसको क्या किया, इसने इसका ट्रीटमेंट बताया कि हाँ, ऐसी चीज़ें मत करो। उस वजह से इसको धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया, तो लोगों का इससे बचाव हो गया। ठीक है, बीमारी धीरे धीरे घटने लग गई। तो अब इस चीज़ का क्या हो गया, ये सबसे इवेंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इवेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में अपने बात करते हैं तो क्या करते हैं कि इस प्रकार की बीमारियां जो विश्व भर में, जो कि कुछ जगह पे एंडेमिक, पेंडेमिक, ये जो टर्मिनोलॉजी इसकी बताऊंगा मैं, मतलब कोई एक क्षेत्र विशेष के अंदर होने वाली बीमारियां, बड़े क्षेत्र पे होने वाली बीमारियां, ठीक है, और विश्व स्तर पे होने वाली बीमारियां, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है, तो इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, और ऐसी दशा दोबारा नहीं हो,
ऐसी दशा इन फ्यूचर ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो कि ऐसी महामारी दोबारा कहीं आ जाए। तो इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इस सब्जेक्ट के अध्ययन भी का कारण यही रहता है कि कोई भी बीमारी हो तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, और ऐसी महामारियों से बचा जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए और इकोनॉमिकल जो लॉस होता है उसको भी कम किया जाए और अपना आर्थिक स्तर भी ऊंचा किया जाए कोई भी किसान का। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अपन डालते हैं तो उसकी कॉस्ट कम की जाए। बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल करते हैं डिजीज को, केमिकली भी करते हैं तो केमिकली भी फोरकास्टिंग जैसा सिस्टम होता है कि फोरकास्टिंग भविष्यवाणी, बीमारी की भविष्यवाणी कर देते हैं पहले कि आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी बीमारी आएगी, तो उस चीज़ से अपने क्या होता है बचाव कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई कंट्रोल मेजर अपने पहले से ही तैयार रखते हैं। तो ये सब चीज़ क्या हो जाती है प्लांट पैथोलॉजी की ऑब्जेक्टिव हो जाती है। स्कोप क्या है इसका? स्कोप में अब जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो इसका स्कोप है, उसमें इसका क्या हो जाएगा स्कोप आ जाएगा। इंपॉर्टेंस समझ गए, इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो महत्वपूर्ण तो ये हो गया कि पौधों में होने वाली बीमारियां, उनका कंट्रोल और उनका क्या है उसका टाइमली उसका पौधे की बचाव के लिए उसको क्या करते हैं मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस, सही ढंग से मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अपने काम में लेते हुए और कोई भी डिजीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना, पौधे की डिजीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना और उसका नियंत्रण करना, ठीक है, और इसकी स्टडी करना और उसको आने वाली पीढ़ी जो होती है उसको इस चीज़ से अवगत कराना, ठीक है, कि इस प्रकार की ऐसी बीमारियां होती है, ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना। तो ये सारी चीज़ें इसको क्या होता है इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाती है। तो इसके अंदर कुछ इवेंट्स थे, तो इसमें लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसका और बता देता हूँ मैं, और इसके अंदर इसके हिस्ट्री में आएगी इसके, ठीक है, डिटेल इसकी हिस्ट्री में मिल जाएगी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और उसके बाद में जब अपने क्या था बंगाल के अंदर, ठीक है, बंगाल फेमाइन है, ठीक है। बंगाल फेमाइन ये कब हुई थी? 1943 के अंदर। अपने बंगाल का जो रीजन है 1943 में, तो 1943 में बंगाल का जो क्षेत्र है, अब जो बांग्लादेश है अपना पश्चिम बंगाल है, तो ये जो बिहार झारखंड वाला जो रीजन था ये बंगाल रीजन आता था, ठीक है, बंगाल क्षेत्र बोलते थे इसको। अब इसमें क्या है देखो, इसमें क्या हुआ था धान के अंदर, ठीक है, राइस के अंदर डिजीज हुआ था, राइस के अंदर डिजीज हुआ था। ये जो फंगस थी, फंगस कौन सी थी इसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। ये फंगस था फाइटोप्थोरा। क्या था? फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इम्पोर्टेंट ये है कि ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा, 100% इसकी श्योरिटी है कि ये चीज़ें पूछी जाएगी एग्जाम में। तो ये जिसके स्टार लगाता हूँ ये तुम्हारे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स, बाकी तो ऑब्जेक्टिव ये तो पूरा टॉपिक होगा तो वो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, और इम्पोर्टेंस तो तुम लोग लिख ही सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस तो पता ही होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस किस लिए, क्योंकि अपने अध्ययन ही तो डिजीज़ का करें, तो डिजीज़ की इंपॉर्टेंस हो गई, इसका कंट्रोल मेजर और उसको अर्थ अपनी जो आर्थिक जो उस पर खर्च लगता है उसको कम करना, ये सब चीज़ें तो तुम लोग लिख सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से हुआ था ये चीज़ पूछता है कि लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो किसके द्वारा किया गया, तो वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये क्या है? एक फंगस। इसको क्या बोलते हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयरलैंड का अकाल, आयरिश फेमाइन बोलते हैं इसको। और ये कब हुआ था? 1845। तो ये 4 क्वेश्चन बन गए इसके। और इसको सबसे पहले खोजा किसने था? एंटोन डी बेरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे, आ क्या सकते हैं, आएंगे 100%, ठीक है। बंगाल फेमाइन 1943, जिस प्रकार से आयरलैंड के अंदर पोटैटो का डिजीज हुआ था, इंडिया के अंदर राइस का हुआ था, ठीक है। राइस के अंदर क्या हुआ था? ब्राउन स्पॉट डिजीज हुआ था। राइस में क्या हुआ था? ब्राउन स्पॉट डिजीज, ब्राउन स्पॉट डिजीज। तो अपने भी यहाँ बंगाल जो क्षेत्र है वहाँ पे चावल है खाने के लिए, तो चावल खाते हैं, तो चावल के अंदर ऐसी बीमारी फैल गई कि चावल का पूरा फील्ड ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने की वजह से वहाँ से लोगों में क्या हो गया, वहाँ पे लोगों में खाने के लिए लाले पड़ गए, तो वहाँ पे भूखमरी फैल गई। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, तो ये किसकी वजह से हुआ था? ये भी एक फंगस की वजह से हुआ था। ये भी किसकी वजह से हुआ था? फंगस की वजह से हुआ था, हेलमिंथोस्पोरियम से, ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम। चावल ओराइजी से टाई हुई, तो ओराइजा इसकी स्पीसीज हो गई, ठीक है। ये छोटा लिखते हैं, ठीक है, ये जो ओ लिखते हैं ना ये छोटा होगा।
तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल और स्पीसीज का लेटर, ये तो पता ही है बाइनोमियल, जो तुम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो इसमें द्विनामपत्ति जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जीनस का नाम बड़ा और स्पीसीज का नाम छोटे लेटर से लिखते हैं। इसमें क्या था कि ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिजीज हुआ था हेलमिंथोस्पोरियम। अब इसको बोलते हैं बाइपोलरिस, इसको क्या बोलते हैं, नया नाम हो गया इसका बाइपोलरिस ओराइजी, बाइपोलरिस ओराइजी। तो बाइपोलरिस ओराइजी इसका नया नाम है, पहले इसको हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी बोलते थे। तो ब्राउन स्पॉट डिजीज बंगाल का अकाल 1943 के अंदर इंडिया के अंदर हुआ था। और एक चीज़ के अंदर फैक्टर और काम करता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी, पोटेशियम की डेफिशिएंसी, पोटेशियम आयन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हुआ था, वहाँ एक रीजन मानते। पोटेशियम देखो, पोटेशियम एक ऐसा आयन है जो पौधे के अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, पौधे के अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। तो ऐसे कोई एग्जाम में पूछ ही ले कि रेजिस्टेंस के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए क्या आता है, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम की डेफिसिट थी, उस मतलब सोइल जो थी वो पोटेशियम से डेफिसिट थी, यानी कि उसके अंदर पोटेशियम की कमी थी। पोटेशियम की कमी थी तो पौधा अपने आप कमज़ोर था। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ फेवरेबल कंडीशन होती है ऐसे कि पौधे को कमज़ोर बनाने के लिए ऐसी स्थिति बन गई। तो उसमें क्या था, पोटेशियम की तो कमी थी और वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम का इम्बैलेंस यूज था फर्टिलाइज़र का। और नाइट्रोजन हमेशा क्या करती है, पौधे को कमज़ोर बनाती है। नाइट्रोजन क्या करती है, पौधे को कमज़ोर बनाती है और अटैक के लिए उसको उतना ही इजी कर देता है, पैथोजन के लिए अटैक के लिए इजी कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी, तो ये फैक्टर बाद में पता चला था, पर ऑन द स्पॉट ये जो थी फंगस का मेन कारण था इसका कि ब्राउन स्पॉट जो राइस था वो था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से। अब इसको बाइपोलरिस ओराइजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें ऐसे बहुत सारे इवेंट है। देखो, कॉफ़ी का रस्ट हुआ था, ठीक है, कॉफ़ी के रस्ट हुआ था, वो तो हेमेलिया वेस्टाटिक फंगस थी श्रीलंका के अंदर। उसके अंदर भी क्या था कि कॉफ़ी के बहुत सारे बागान थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है, तो कुछ सिट्रस के अंदर भी ऐसे डिजीज़ हुआ था यूएसए के अंदर। ठीक है, तो ऐसे फ्लोरिडा के अंदर कोई जैसे पाम ट्री है तो उसके अंदर हुआ था, सिट्रस के अंदर हुआ था, कोकोनट के अंदर ऐसी डिजीज़ हुई थी। तो ऐसे इन चीज़ का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स में आती है, ऑब्जेक्टिव्स में आती है। मतलब क्या, इन चीज़ों का जो विवरण अपने को क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसी घटना पहले हो चुकी है, ऐसी घटना पहले हो चुकी है और आज के टाइम में ऐसी घटना दोबारा नहीं हो। इन चीज़ों को अपने क्या होते हैं कि इनको मील का पत्थर या माइलस्टोन मान के चलते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। और इस चीज़ से बचने के लिए इनसे हमें सीखने को मिले कुछ ना कुछ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने क्या करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो अपना उद्देश्य यही होता है कि ये बीमारियां दोबारा नहीं हो और ऐसी बीमारियां भी दोबारा नहीं हो आने वाले टाइम में। ये चीज़ें क्या होती है, किस वजह से हो सकती है, ये देखो, अपने होस्ट होता है, पैथोजन होता है, एक चीज़ होती है एनवायरनमेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ें बस इसी पे ही डिपेंड होता है कि कहीं भी महामारी फैल सकती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अपने सीधा सा इसको ट्राइएंगल बोलते हैं डिजीज़ का। तो अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डिजीज़ की मान के चलें कि जैसे कोविड होता है, तो कोविड के अंदर कोविड क्या है, पैथोजन है अपने। ठीक है, कोविड क्या है, इसमें पैथोजन है। दूसरा होस्ट कौन है, अपने हो गए। ठीक है, और एनवायरनमेंट क्या है कि जैसे सर्दी के अंदर, जैसे कुछ दिन पर ऐसे सुना था कि जब टेम्परेचर कम होता है तो उसके अंदर कोविड ज़्यादा फैलता है, तो वो क्या हो गया, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गया, वो भी क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन। दूसरा क्या हो गया, भीड़ वाली जगह हो गई। ठीक है, रस वाली जगह होती है, भीड़ वाली जगह होती है, गैदरिंग होती है, तो उस जगह पे क्या होती है कि ये वो सारा इन्वायरमेंट ही हो गया, माहौल बन गया उसके लिए। अब ये क्या चीज़ हो गई कि होस्ट और पैथोजन दोनों चीज़ हो गई ना। अब पेंडेमिक कैसे बन जाती है कि अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाए, ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाए तो इसको क्या चाहिए, फिर फैलना ही तो है। तो वो बहुत लंबे इस लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक, पेंडेमिक, इस प्रकार की डिजीज़ बोल देते हैं। एंडेमिक डिजीज़ ऐसी होती है, इसको भी पढ़ेंगे अपने, कि एंडेमिक डिजीज़ ऐसी होती है कि वो जो एक कोई क्षेत्र होता है, एक डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक,
छोटे लेवल की बात करें तो उस क्षेत्र के अंदर ही लिमिटेड रहती है और हर साल आती रहती है। जैसे सर्दी जुकाम की बात कर लेते हैं, एक जगह पे आती रहती है। तो जैसे अफ्रीकन कंट्री है तो वहाँ पे मलेरिया परमानेंट रहता है, वहाँ से इरेडिकेट ही नहीं होता, क्योंकि उसके लिए क्या है, वहाँ का कंडीशन इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, ह्यूमिड कंडीशन है और मच्छरों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके अंदर मलेरिया रहेगा ही रहेगा। तो वो क्या हो गया, उस क्षेत्र का क्या हो गया, वो एंडेमिक बीमारी हो गई। उस क्षेत्र की क्या हो गई, एंडेमिक बीमारी हो गई। अब इस प्रकार से क्या है कि वर्ड डिजीज, पोटैटो का वर्ड डिजीज है, वो एक एंडेमिक है, वो एक क्षेत्र के अंदर रहती है। अब उसके बाद में क्या है कि एक होता है एपिडेमिक, एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है कि बड़े क्षेत्र के अंदर, एपिडेमिक होती है वो बड़े क्षेत्र के अंदर होती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान के साथ में होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और वो एक साथ पूरे खेतों को ख़त्म कर देती है और लार्ज स्केल पे बड़े क्षेत्र के अंदर होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपने, एपिडेमिक, ठीक है। या फिर इसको बोल देते हैं एपीफाइटोटिक, इसको क्या बोल देते हैं, एपीफाइटोटिक। दोनों नाम होते हैं इसके अंदर, तो ये दोनों भी पूछ ले एग्जाम में, तो इसके बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है। एक होता है पेंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक बोलते हैं महामारी या विश्वव्यापी जो फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, महामारी कब बोलेंगे, जब वर्ल्ड वाइड डिजीज फैल जाती है, वर्ल्ड वाइड डिजीज फैल जाती है कि पूरे विश्व के अंदर वह बीमारी फैल गई, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, पेंडेमिक। तो ये सीधा सा कंसेप्ट है। तो इसके लिए क्या होती है, एनवायरनमेंट और पैथोजन और होस्ट तीनों चीज़ें जब एक साथ मिल जाती है तो ये बीमारियां कितनी भी फैल जाती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपने, इसमें पैथोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ठीक है, स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अपने पैथोजन की भी स्टडी करेंगे, उसकी पूरी जीवनी निकालेंगे, होस्ट की पूरी जीवनी निकालेंगे और एनवायरनमेंट की भी पूरी जीवनी निकालेंगे। इन सब चीज़ों में मैनिपुलेशन करेंगे, इन सब चीज़ों में क्या कर देते हैं अपने, बदलाव, इन सब चीज़ों में क्या कर देते हैं, बदलाव। और ऐसा बदलाव करें कि इनके बीच में कभी भी कॉम्बिनेशन बैठे ही नहीं, इन चीज़ों में कभी कॉम्बिनेशन बैठे ही नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है, मैनिपुलेशन करने से क्या होता है, डिजीज़ का कंट्रोल हो जाता है और ऐसी घटनाएं होने से बच जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे इसके इवेंट है ऐसे डिजीज़ के, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद कर लेना इसको। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इवेंट है, वो हिस्ट्री में भी कवर करेंगे। बाकी अपने इसके बहुत सारे, इसमें जो आगे की कुछ घटनाएं हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो मैं तुम लोगों को नोट करवा दूंगा। अपने दो आज के लिए बस ये दो का ही ध्यान रखेंगे। तो ये पढ़ लेना, ढंग से याद कर लेना और ये जो डेफिनेशन बताई है इनको भी याद करना है, ठीक है। ये तुम लोग बुक से कहीं से देखना, बुक से इसको देखना तुम लोगों को समझ में आता है या नहीं आता, तो एग्ज़ाम में पूछेंगे ये चीज़ें, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं अपने। थैंक यू।